वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा रेप्लिकेशन। और ये टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं ये इंश्योर करूँगा कि आपको जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली समझ में आ चुका होगा और आपको और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर मैंने 10 बातें बताई हैं जिनमें से 7 ही एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको 10 बातें पता होंगी तो आप 7 आराम से याद कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, और अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रेप्लिकेशन, सबसे पहले हमें जानना है कि रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब क्या है। कोई भी चीज़ में स्टार्ट करने से पहले उस वर्ड के बेसिक चीज़ों से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो रेप्लिकेशन वर्ड का जो मतलब है वो है किसी भी अपनी अपनी जैसी कॉपी बनाना। और यहाँ पे रेप्लिकेशन किसका हो रहा है? यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का। तो रैप के अंदर हमें सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका नाम आप बहुत बार सुनेंगे इस पूरे रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर। तो इसी के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे जो पहला, जैसा आपने देख रहे हैं डीएनए मैंने लिख रखा है, ये डिनोट करता है किसी भी एंजाइम, क्योंकि ये एक एंजाइम है। ठीक है, तो किसी भी एंजाइम की नेमिंग कैसे होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो डीएनए डिपेंडेंट मतलब ये एंजाइम किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए पर डिपेंडेंट है। उसी से देख के ये अपनी नई चीज़ बनाएगा। और क्या बनाने जा रहा है ये डीएनए बनाएगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए का क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन। और किस पे डिपेंडेंट है? डीएनए पे। तो क्या नाम हो गया? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो चलिए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो रेप्लिकेशन हमारा दो में हो सकता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। और प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको जैसा कि पता है कि डीएनए हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। वहीं पे यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही मतलब खुले में साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होता वो। अब नीट 2017 का क्वेश्चन था, और ये एनसीईआरटी के अंदर भी है। ठीक है, उन्होंने बता रखा है यूकैरियोट्स के अंदर एस फेज़ के अंदर होता है, मतलब जो रेप्लिकेशन है, बट प्रोकैरियोट्स के अंदर क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बाइनरी फिजन जहाँ पर भी होता है तब उस टाइम पर वहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। ठीक है, और अब रेप्लिकेशन जानने से पहले एक टर्म है जिसका नाम है ओरी। ठीक है, ORI ये है, इसका पूरा फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अगर मैं जब बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करूँगा उसके अंदर इसका और ज़्यादा यूजेस आते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है वेक्टर भी। तो वेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं? वेक्टर के अंदर अभी तो क्योंकि उस चीज़ का आपको यहाँ पे तो कोई मतलब है नहीं, बट एनसीईआरटी के अंदर वेक्टर वर्ड दे रखा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वेक्टर वही एक पार्ट होगा, प्लाज्मिड हो सकता है, जिसके अंदर आप अपना जो डिज़ायरेबल जीन है उसे आप अटैच करेंगे और आप अपने जो प्रोटीन है, डिज़ायरेबल प्रोटीन को आप ऑब्टेन करेंगे। वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वेक्टर के पास हमारा ये ORI होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और वही हमारा इनिशिएट होता है। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता डीएनए के अंदर। ठीक है, कुछ स्पेशल साइट्स बनी हुई हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। उस साइट्स को ही हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब ये साइट्स प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक होती है, बल्कि अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो बहुत सारी ये साइट्स हो सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर्स की होती है। ठीक है, तो मतलब एक सेल कितनी छोटी है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके भी अंदर 2.2 मीटर्स का डीएनए है। ठीक है, तो और पूरे डीएनए को आपको क्या करना है? रेप्लिकेट करना है। और ये जो पूरा जो काम है रेप्लिकेशन का, ये कुछ घंटों के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो बहुत सारी ओराई होनी ज़रूरी है यूकैरियोट्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है? एक ओराई होगी और रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल होगा। दोनों के अंदर ही बाय डायरेक्शनल होता है, चाहे आप प्रोकैरियोट्स की बात करें चाहे यूकैरियोट्स की बात करें। ठीक है, बट इसके अंदर मोनो रेप्लिकॉनिक होता है। मोनो रेप्लिकॉनिक का मतलब क्या है? अभी मैं आपको रेप्लिकॉन बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, और इसके अंदर मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है। रेप्लिकॉन वो पार्ट है जिसके अंदर एक ओराई होती है। ठीक है, अभी मैं आगे और डिस्कस करूंगा अच्छे से। इसमें पॉलीमराइजेशन स्पीड ऑन एन एवरेज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होती है, और इसके अंदर 200 बेस पेयर पर सेकंड हमारी जो रेप्लिकेशन स्पीड, पॉलीमराइजेशन स्पीड है वो होती है।
तो रेप्लिकॉन जो है वो हमारा सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, जिसके पास एक ओराई होती है और वो रेप्लिकेट कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या आती हैं। अब हमने देख लिया कि रेप्लिकेशन होता क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है रेप्लिकेशन करने की, ठीक है। आप रेप्लिकेशन को एज ए पेंटिंग समझिए, ठीक है। अब देखिए पेंटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो कोई चीज़ देख कर ही तो आप पेंट करेंगे, ठीक है। तो डीएनए टेम्पलेट जिसे देख करके आप अपनी पेंटिंग बनाएंगे, अपना नया डीएनए बनाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं डीएनटीपीज, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब पेंटिंग बनाने के लिए आपको कलर्स भी चाहिए, ठीक है। तो ये डीएनटीपीज एज अ कलर काम करेंगे आपकी पेंटिंग के अंदर। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कंपेयर करके ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद आता है तीसरी पार्ट जो है एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स आपके जो ब्रशेज़ हैं, ठीक है, पेंटिंग के अंदर जो आप ब्रशेज़ यूज़ करेंगे डिफरेंट टाइप के, वो आपके एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं जिनका नाम है डीएनए पॉलीमरेज जो कि मेन एंजाइम होता है इस काम में, फिर प्राइमेज, लाइगेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज। और टोपोआइसोमरेज यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, गायरेज हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शन दोनों का सिमिलर है। तो अभी मैं हर किसी का फंक्शन आगे डिस्कस करूँगा। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं आपकी पेंटिंग को फाइनल टच देने के लिए, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो चलिए अब एक्चुअल मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं रेप्लिकेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन का। तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर स्टार्ट होता है जो ओराई से, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा अनजिपिंग एंड अनवाइंडिंग। तो अनजिपिंग एंड अनवाइंडिंग के अंदर हमारे तीन जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करते हैं। सबसे पहला हमारा एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज। अब ये हेलिकेज का फंक्शन क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वो तोड़ देता है। अब आपको पता है कि जैसे ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए मतलब सीडी टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है इन्हें ये तोड़ देता है, हेलिकेज तोड़ देगा। उसके बाद एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को दोबारा बनने से रोक देगा, ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारा टोपो आइसोमरेज जो कि यूकैरियोट्स के अंदर है और गायरेज प्रोकैरियोट्स के अंदर है। ये क्या करेगा, ये जो सुपर कॉइलिंग या फिर टेंशन है ना उसे रोकेगा। आपने देखा होगा आप कभी भी अगर रस्सी को खोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में जाके एक नोड बन जाती है, ठीक है। तो उस चीज़, अब आपका जो डीएनए है वो भी तो एक रस्सी टाइप ही है, 2.2 मीटर लेंथ। तो उसमें ये चीज़ ना हो इसलिए टोपो आइसोमरेज का यहाँ पे यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक बार ओपन हुआ ये रेप्लिकेशन बबल बना, तो उसके बाद हमारा डीएनए ऐसा दिखने लगता है। रेप्लिकेशन बबल यहाँ पे ओपन हो गया और उसके बाद हेलिकेज क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जा रहा है इधर को, और क्या बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन यहाँ पे ये अटैच हो गए ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा ना बन जाए। ये डायरेक्शन ऑफ अनजिपिंग हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप जिसके अंदर हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन की। तो पॉलीमराइजेशन, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पॉलीमराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो 5' to 3' होती है, ठीक है। ये एंड्स होते हैं डीएनए के और वो हमेशा पॉलीमराइजेशन हमेशा 5' to 3' ही होगा। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। रेप्लिकेशन हमारा बाई डायरेक्शनल होता है और पॉलीमराइजेशन हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, बट दोनों चीज़ें अलग कॉन्टेक्स्ट में हैं। जब मैं रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ कि वो बाई डायरेक्शनल है, तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि ओराई की दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है। और जब मैं पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा हूँ यूनिडायरेक्शनल है, इट मीन्स कि 5' to 3' हो रहा है। कि होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अब आप एक साइड भूल जाइए, इधर वाली साइड, सिर्फ इधर वाली साइड पर हम ध्यान देते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब आपने ये ओपन कर दिया डीएनए को। अब यहाँ पर क्या है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को आना था, बट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बड़ा एंजाइम है, उसने कहा कि भाई मैं तो शुरुआत करूँगा नहीं, तो इसलिए प्राइमेज को बुलाया गया। प्राइमेज कौन है, आरएनए प्राइमेज भी से हम बोलते हैं। ये छोटा एंजाइम है बेचारा, इसने कहा कि ठीक है भाई, इस शुरुआत मैं कर दूंगा, बात का काम तुम कर लेना। और इसने जो है प्राइमर अटैच कर दिए। प्राइमर्स का क्या मतलब है कि छोटे से आरएनए की फ्रैगमेंट, 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड की फ्रैगमेंट इसने अटैच कर दी, ठीक है। और फिर इसने क्या कहा कि इसके बाद का काम जो हमारा बड़ा एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वो कर लेगा, वो तो मेन एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी, एक्चुअल में डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और जो थर्ड वाला होता है वही मेन काम करता है, और 5 होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। तो जो हमारा थर्ड वाला है वो मेन काम करेगा। तो अब इसमें क्या होगा कि इससे पहले मैं आपको बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा 3' to 5' टेम्पलेट होता है ना, उस पर हमारा प्राइमर अटैच हुआ था ओराई के पास। जैसा आपने पहले भी देखा होगा, ओराई के पास प्राइमर अटैच हुआ था जो हमारा
ये वाला 3-5 टेम्पलेट है। और जो आपका 5-3 है उसमें प्राइमर अटैच हुआ था हमारा फॉक के पास यहाँ पे, ठीक है। और ये बनाएगा हमारा कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड, और ये बनाएगा हमारा डिसकॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड। अब उससे इसका अब क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का, ये इस प्राइमर से स्टार्ट करके और लास्ट तक लेकर के जाएगा, ठीक है। अब जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अंदर यही रेप्लिकेशन फॉर्क का जो डायग्राम है ये बना हुआ है, ठीक है। जो कि एनसीईआरटी में हाफ हाफ इमेज ही शो कर रखी है, ठीक है। इधर भी चलता है ये काम, इधर भी रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है इधर साइड। तो यहाँ पे हमारा ये डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड बनेगा और यहाँ पे हमारा ये कॉन्टिन्यूस स्टैंड बनेगा। अब बात आती है कि डिसकॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस स्टैंड है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉलीमराइजेशन की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है, वो है 5-3, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे ही हमारा एक कॉन्टिन्यूस स्टैंड बनेगा। जब यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी हो गई तो इसलिए ये डिसकॉन्टिन्यूस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जोड़ता जाएगा। अब इसलिए यहाँ पे बार बार प्राइमर लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब बार बार आपको प्राइमर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा और यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। इसलिए अब ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। क्योंकि एक जापानीज़ साइंटिस्ट था जिसने इन्हें जो भी स्टडी करा था, तो इसलिए इन्हें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। अब ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स भी हो गए भाई। अगर मैं इसकी ब्रॉड एक इमेज देखूं तो वो ऐसी दिखेगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अनजिपिंग बनेंगे। मतलब कि डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड हमारे ये बन रहे इस डायरेक्शन में, और अनजिपिंग की डायरेक्शन ये थी, तो डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड इधर की डायरेक्शन में बन गए। इधर अनजिपिंग की डायरेक्शन ये थी और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड ये बन गए। तो ये हमारा ब्रॉड व्यू है। एनसीईआरटी के अंदर आपको ये जो डायग्राम है सिर्फ ये वाला दिखा रखा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जिसके अंदर अब आपने बना लिए प्राइमर लगा दिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है कि जो आपने आरएनए प्राइमर लगाए थे शुरू में, ठीक है, जो आरएनए प्राइमेज जो लगा था उसने आरएनए के प्राइमर लगाए थे, ठीक है, डीएनए के नहीं लगाए थे। तो आरएनए प्राइमर को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो आप डीएनए बना रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपको हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, वो हमारा 5' से 3' काम करेगा और वो आरएनए प्राइमर का रिमूवल कर देगा। एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी होगी, ठीक है। और इस काम ये हटा देगा और इसके बाद ये क्या करेगा, ये 5' से 3' ही हमारे जो डीएनए के पॉलीमर हैं प्राइमर हैं उन्हें ये लगा देगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे काम आता है कि जब इसने प्राइमर हटा दिए तो कोई जगह तो बचेगी भाई, जो प्राइमर्स की एक एक जगह बच जाती है जिसे हम बोलते हैं निक। अब ये निक जो है इन्हें कौन भरता है, इन्हें हमारा काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, इन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ देता है और हमारा फाइनल जो डीएनए है वो बनकर रेडी हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड हमारा पुराना होता है और एक स्ट्रैंड हमारा नया होता है। तो जो हमारा डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव डिवाइड करता है। सेमी कंजर्वेटिव डिवीजन का मतलब है कि यहाँ पर एक स्ट्रैंड आपका पुराना होता है और एक हमारा न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है। वो भी मैं एक्सपेरिमेंट एक वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इसके बाद लाइगेज को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा निक को फिल करने में हेल्प करता है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल होते हैं ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में, ठीक है। ये मैं डिस्कस करता हूँ ट्राईफॉस्फेट फॉर्म होती क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेप्लिकेशन के बारे में। तो पहला तो जो हमारा प्राइमर है वो स्मॉल सेगमेंट है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के, और डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन इनिशिएट करता है, इसीलिए प्राइमर को बुलाना पड़ता है प्राइमेज को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। फिर दूसरा सेमी डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब एक लैगिंग और एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है। उसके बाद बाई डायरेक्शनल होता है, जैसे दोनों मतलब ओराई के दोनों डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन हमेशा 5-3 ही रहेगी। रेप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। हमेशा प्यूरिन पायरिमिडीन से ही पेयरिंग करेंगे। फिर अनजिपिंग एंड पॉलीमराइजेशन और साइमल्टेनियस प्रोसेस अकर एट द सेम टाइम। जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा उसकी पॉलीमराइजेशन होती चली जाएगी, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं डीएनटीपीज जो हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर पॉलीमराइजेशन एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है और
एक्टिव प्रोसेस है और एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से आएगी? वो इन डी एन टी पी से ही आती है। ये दो रोल प्ले करते हैं। पहला तो ये एक सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं, और दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दो टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ के। जो ये हमारे ये डी एन टी पीज़ का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं तीन फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। अब लास्ट में क्या होता है कि ये दोनों फॉस्फेट हमारे ब्रेक हो जाते हैं, और दो फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है, और यही एनर्जी हमारी रेप्लिकेशन में यूज़ हो जाती है। फिर बचता है ये हमारा यूज़ हो जाता है एज अ सबस्ट्रेट, और हमारा डीएनए फॉर्म हो जाता है। इसके बाद हमारा नाइन्थ पॉइंट आता है कि DNA polymerase cannot initiate polymerization as it require pre-existing primer and primer। ठीक है, तो रेप्लिकेशन हमारे एक सेमी डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब इसके अंदर एक हमारा कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस जो स्ट्रैंड है वो हमारे फॉर्म होते हैं। सेंट्रोमियर हमारा जीनलेस होता है जो क्रोमोसोम के यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो सेंट्रोमियर है उसे पॉलीमराइज नहीं कर पाता, उसके लिए हमारा एक स्पेशल एंजाइम आता है जिसे हम बोलते हैं टीलोमरेज। ठीक है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट पॉलीमराइजेशन एज इट रिक्वायर प्री एग्जिस्टिंग प्राइमर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डीएनए पॉलीमरेज के नखरे हैं, वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन को। उसके लिए प्राइमेज डीएनए प्राइमेज आ रहा है, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है? एक्चुअल उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि उसे प्री एग्जिस्टिंग प्राइमर इसलिए चाहिए क्योंकि उसे एक्चुअल में उसे 3-OH चाहिए होता है, ठीक है, और वो प्राइमर उसे वो प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर आगे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है। हाँ, तो अगर आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो पॉलीप्लॉइडी अकर हो जाती है सेल के अंदर, और एंड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसे वो टीलोमेरेज करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ द सर्कुलर डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नोन एज थीटा रेप्लिकेशन। यहाँ पे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं जैसे उनके अंदर रेप्लिकेशन होता है तो ये थीटा लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसलिए हम उसमें स्पेशल टाइप बोल देते हैं थीटा रेप्लिकेशन। तो इस वीडियो के अंदर मैंने रेप्लिकेशन डिस्कस करा था, और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।